सभी को प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है कि हम बीए, बीएड तथा बीएससी बीएड थर्ड ईयर तथा बीएड फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र कंटेम्प्रेरी इन इंडिया एजुकेशन की तृतीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। लेकिन इस कक्षा में हम पढ़ेंगे समग्र नामांकन। समग्र नामांकन क्या होता है, इससे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि समग्र शिक्षा क्या होती है। समग्र शिक्षा अभियान प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य यही रहता है कि स्कूलिंग में सीखने के समान अवसरों के रूप में छात्रों के लिए स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार करना व शिक्षण के समान परिणामों को प्राप्त करना, यानी शिक्षण में समान स्तर को प्राप्त करना, यह समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य रहा है। समग्र नामांकन क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर समग्र नामांकन व्यवस्था का आशय उस व्यवस्था से होता है जिसमें शिक्षा प्राप्त करने योग्य प्रत्येक छात्र व छात्रा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाकर यह प्रयत्न किया जाता है कि 100% नामांकन की स्थिति उत्पन्न हो, यानी कि 100% नामांकन की स्थिति उत्पन्न हो, यानी कि सभी को शिक्षा मिले। परंतु प्राथमिक स्तर पर 100% नामांकन की स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती। वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर 100% नामांकन की समस्या बनी हुई है। विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के छात्र प्रवेश नहीं लेते। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। तो यह हमने पढ़ा समग्र नामांकन क्या होता है। अब समग्र नामांकन के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर समग्र नामांकन के लिए अनेक प्रयत्नों के बाद भी स्थिति को 100% नामांकन के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सका। भारतीय समाज की दशा व भारतीय नागरिकों की सोच के कारण सरकार के समस्त प्रयत्न मात्र रेत के महल के भांति ढह गए हैं। समग्र नामांकन न होने के प्रमुख कारण हैं माता पिता का अशिक्षित होना, यानी परिवार में माता पिता यदि शिक्षित नहीं है तो वह अपने बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे। वह बालकों को विद्यालय भेजने की तुलना में गृह कार्य यानी घर के काम में हाथ बटाने को अधिक महत्व देंगे। सामाजिक परंपराओं के कारण भारतीय सामाजिक परंपराओं के कारण छात्राओं की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है तथा छात्रों यानी बालकों यानी कि लड़कों की शिक्षा को ध्यान अधिक दिया जाता है। लड़कियों को असमय ही उनकी शादी करवा दी जाती है या घर के कार्य के लिए उनकी पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है। भारत में अनेक प्रांतों में बाल विवाह का भी प्रचलन है, जिससे विद्यालय जाने की आयु में बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, जिससे वे विद्यालय जाने से वंचित रह जाती हैं। इसके अलावा भारतीय अभिभावक आर्थिक कारण में हम यह ले सकते हैं कि जो भारतीय अभिभावक है वह बहुत ही गरीब है। गरीबी के कारण वह अपने बालक बालिकाओं को या अपने बच्चों को वह आर्थिक क्रियाओं में लगा देते हैं और विद्यालय भेजने में अरुचि दिखाते हैं। अगर वह इन कार्यों से अपने बच्चों को नहीं जोड़े तो दैनिक जीवन की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है उससे भी वह दिन प्रतिदिन की क्रिया में पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि रोटी कपड़ा मकान जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसके निर्वहन के लिए वह अपने बच्चों को आर्थिक कार्यों में लगा देते हैं। इसके अलावा आता है अभिभावकों में अजागरूकता। भारतीय अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वह अपने बालक को विद्यालय भेजने में रुचि न दिखाकर उसके मार्ग में बाधा का कार्य करते हैं। वह इस कार्य को सरकार का कार्य मानते हैं। छात्राओं को अधिक शिक्षित करने पर वह सोचते हैं कि लड़कियां बिगड़ जाएगी और उनको गृह कार्यों में दक्ष बनाने में वह ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं।
तो यह अजागरूकता के कारण ही वह लड़के और लड़कियों में लैंगिक भेदभाव करते रहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि शिक्षकों की कम संख्या होना। भारतीय विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या छात्रों की तुलना में कम है, इसलिए पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है और अभिभावक छात्रों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे तो जो शिक्षक होता है वह संप्रेषण क्रिया प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता। इतने छात्रों की संख्या होने के कारण वह अपने छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता। इस कारण भी जो छात्र है वह विद्यालय जाने से कतराते हैं। अब हम लेते हैं समग्र नामांकन की संख्या। समग्र नामांकन की समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहिए? समग्र नामांकन की समस्या के समाधान के संदर्भ में श्रीमती राजकुमारी शर्मा तथा प्रोफेसर S.K. दुबे कहते हैं कि समग्र नामांकन की समस्या के समाधान के लिए अभिभावकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा, जो कि शिक्षा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को सिद्ध करने पर ही संभव है। अतः शिक्षा को समाज उपयोगी व रोजगारोन्मुखी बनाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में समग्र नामांकन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। समग्र नामांकन की समस्या के समाधान हेतु अन्य प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है अभिभावकों को प्रौढ़ शिक्षा व यहाँ क्लोज नहीं है, ये जो मैंने क्लोज लिख दिया है वह कार्यक्रम है, इसको कार्यक्रम पढ़ा जाए। कार्यक्रम अभिभावकों को प्रौढ़ शिक्षा व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए तथा उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाना चाहिए। दूसरा हम लेते हैं छात्रों को शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए तथा यह बताया जाना चाहिए कि परिवार की कुशलता एवं भलाई उस अवस्था से संभव है जब वह परिवार की छात्राएं शिक्षित होगी। यानी कि एक जो बालक होता है या लड़का होता है वह एक घर का नाम रोशन करता है, लेकिन जो छात्राएं होती है वह अनेक घर को रोशन कर सकती है। 2 घर को तो रोशन करती है, साथ में समाज और देश को भी वह रोशन करती है। इसके अलावा बाल विवाह पर लगी रोक संबंधी कानून की जो लड़ाई है उसको क्रियान्वित करना चाहिए। कानून को कड़ाई से क्रियान्वित किया जाएगा तभी जाके बाल विवाह संबंधी जो रूढ़ियाँ हमारे देश में प्रचलित है उसका समाधान किया जा सकता है, इन कुप्रथाओं का प्रचलन बंद किया जा सकता है। तो बाल विवाह पर जो रोक लगी है तो उन कानूनों को कड़ाई से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जिससे पढ़ने की आयु में पढ़ाई का कार्य ही संभव हो सके। इसके अलावा हम ले सकते हैं कि अंधविश्वास व रूढ़िवादिता के ऊपर उठना चाहिए, यानी कि अभिभावकों को छात्र व छात्राओं की शिक्षा के लिए समान रूप से प्रेरित करना चाहिए। वो जो लैंगिक भेदभाव करते हैं तो उनके अंदर जो सोच बनी हुई है उनका समाधान होना चाहिए कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं अभिभावकों को विद्यालय की शैक्षिक क्रियाकलापों में सहभागिता प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि PTM मीट होती है उसमें जो अभिभावक है
उनको इन्वॉल्व करके उन छात्र की जो गतिविधियों के संबंध में अवगत करवाना चाहिए। समग्र नामांकन के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाकर इसमें सुधार किया गया है, जैसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था एवं निःशुल्क विद्यालय गणवेश की व्यवस्था आदि अनेक कार्यक्रम हैं। अब हम लेंगे विभिन्न स्तरों पर नामांकन वृद्धि। विभिन्न स्तरों पर नामांकन वृद्धि यानी कि भारतीय प्रारंभिक शिक्षा में अनेक योजनाओं का आरंभ हुआ तथा उनके अनेक लाभ 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को प्राप्त हैं। इसके निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में अनेक बालक उस आयु वर्ग के मिल जाएंगे जितना कि किसी भी विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि योजनाओं के उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त करने में और प्रयत्न करना शेष है। सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार बाल श्रमिक व मजदूरी करने वाले घुमक्कड़ बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। स्कीम में हम लेते हैं पहला 6 से 11 तथा 11 से 14 आयु वर्ग के विद्यालयों की नामांकित संख्या। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 100% नामांकन व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 6 से 14 वर्ष तक सभी बालक एवं बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा का प्रयत्न है। क्योंकि बालक बालिकाएं विद्यालय सुविधा से वंचित रह जाते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, अतः उसको औपचारिक रूप से शिक्षण करने वाली संस्थाओं में नामांकित करना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। इसके लिए प्रारंभिक विद्यालयों को सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है। छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही है। गरीब व दलित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा विद्यालय से में नामांकित संख्या विद्यालय से बाहर यानी कि विद्यालय में 6 से 14 आयु वर्ग के लिए सर्व शिक्षा योजना का उद्देश्य यही रहता है कि गैर नामांकित बालक एवं बालिकाओं को सरकारी विद्यालय, व्यक्तिगत विद्यालय या गैर सरकारी संगठनों के विद्यालयों में नामांकित करने का पूर्ण प्रयास किया जाए, जिससे कि कोई बालक बालिका प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने से वंचित न रहे। इसके लिए सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में ग्राम पंचायतों की सहभागिता अधिक कर दी गई है, जैसे ग्राम प्रधान का शिक्षा समिति का अध्यक्ष होना, ग्राम प्रधान का रखरखाव, खाते में नाम जोड़ना, अभिभावक संघ का निर्माण होना, माता शिक्षक संघ का निर्माण, मध्याह्न भोजन योजना समिति का गठन आदि अनेक। इससे क्या होगा कि जो ड्रॉप आउट बालकों की संख्या है वह 6 से 14 वर्ष की तक के जो बालक है, ये अधिकतर ड्रॉप आउट छात्रों का अर्थ उन छात्रों से है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके लिए उनकी विशेष परिस्थितियाँ उत्तरदायी है, जैसे छात्र कक्षा 1 में प्रवेश लेता है तथा कक्षा 3 में वह अपने पिता की मृत्यु के कारण या अनेक अलग कारण से विद्यालय आना बंद कर देता है। उसके बाद उसकी शिक्षा प्राप्त करने का जो क्रम है वह समाप्त हो जाता है। ऐसे छात्रों को ड्रॉप आउट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। ड्रॉप आउट छात्र प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा जिन छात्रों को पूर्ण प्राप्त नहीं की है तथा जो बीच में ही शिक्षा ग्रहण करने का कार्य बंद कर देते हैं, ऐसे छात्रों को ड्रॉप आउट की श्रेणी में हम रख सकते हैं। 10 से 14 आयु वर्ग। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।